हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट विजन में स्वागत करता हूं मैं जितेंद्र पटेल आप लोग का। आपके सामने पॉलिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा स्टूडेंट विजन में। अगर हमारा चैनल का ग्रोथ हुआ तो मैं आपको बहुत अच्छी क्वालिटी वाली पॉलिटी दूंगा। ये दोस्तों मेरा आपसे वादा है, कोई भी क्वेश्चन आपको पॉलिटी में कभी निराशा हाथ नहीं देगी। ये मेरा वादा है आपसे। आप मेरे साथ साथ रहिए, साथ बने रहिए, मेरे साथ पढ़ते रहिए। आपको पॉलिटी से कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आइए शुरू करते हैं हम लोग। पॉलिटी का शुरुआत होता है संवैधानिक इतिहास से। कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री, संवैधानिक इतिहास हम लोग बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद एक टॉपिक आता है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। संविधान सभा भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का प्रस्तावना बुक है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसका पहला जो पार्ट है प्रस्तावना, वहाँ से शुरुआत करेंगे। प्रस्तावना प्रस्तावना पढ़ेंगे आज हम लोग। दोस्तों ये मेरा आपसे वादा है, आप लोग प्रस्तावना अगर मेरे साथ अभी 20 मिनट पढ़ लेंगे अगले 20 मिनट आपका कोई भी क्वेश्चन भविष्य में गलत नहीं होगा। ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। अगले 20 मिनट आप मुझे दे दीजिए, प्रस्तावना का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यूपीएससी तक के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो प्रस्तावना आपको याद करनी पड़ेगी। आपके पास जो गाइड हो, बुक्स हो, आप वहाँ से जाके प्रस्तावना को पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। मैं भी आपको बोल दूंगा, आप लिख भी सकते हैं उसको। प्रस्तावना हमने लिया कहाँ से? पहला क्वेश्चन बनता है प्रस्तावना लिया कहाँ से हमने? प्रस्तावना दोस्तों हमने अमेरिका से लिया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इतना अंतर है। प्रस्तावना तो हमने अमेरिका से लिया, लेकिन प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। दो क्वेश्चन कई बार आया है। प्रस्तावना को हमने लिया कहाँ से है? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पर निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बंधुता को बढ़ाने के लिए आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को हम इस संविधान सभा में संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। ये दोस्तों हमारी प्रस्तावना है। अगर आपको इतना याद है आपकी 100% सारे क्वेश्चन क्लियर। चलिए ये शुरू करते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन क्या बताया? प्रस्तावना को हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। अमेरिका से हमने प्रस्तावना को लिया है, लेकिन प्रस्तावना की दोस्तों भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से। ये दो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए। प्रस्तावना को हमने अमेरिका से लिया, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान का स्रोत, संविधान का स्रोत क्या है? और ऑप्शन में प्रस्तावना दी है तो प्रस्तावना पे क्लिक करेंगे, वरना भारत के लोग, हम भारत के। संविधान का स्रोत पर क्वेश्चन पूछता है भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? प्रस्तावना दिया, प्रस्तावना पे क्लिक करिए, वरना हम भारत के लोग। वन क्वेश्चन आपका क्लियर। जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि प्रस्तावना इतना गहन टॉपिक है ही नहीं कि हमें उस पर गहन अध्ययन करना पड़े। एक छोटा सा टॉपिक है और बहुत जल्द हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1960 में बेरुबरी 1960 में बेरुबरी केस होता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रस्तावना पे संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा संविधान और प्रस्तावना पे संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में बेरुबरी वाले मामले में, बेरुबरी याद रखिए दोस्तों, कोई स्थान है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। बेरुबरी एक स्थान है जो कि आपके पाकिस्तान सीमा के आसपास पड़ता है। बेरुबरी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। एक चीज़ और कही थी कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी भी है।
क्वेश्चन आया है कई बार कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। बेरोजगारी वाले मामले में कहा सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन उसके जस्ट 13 साल बाद दोस्तों, 13 साल 1973 में 1960 से 1973, 24 अप्रैल 1973, याद रखिए 24 अप्रैल को अपन पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। ओके, 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही डिसीजन बदल दिया दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन बदल के क्या बेरोजगारी वाले मामले में क्या कहा, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती वाले मामले में कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। अपना ही डिसीजन बदल दिया। AK सिकरी उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। सबसे बड़ी पीठ आज तक की सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्यों की खंडपीठ बनी थी। AK सिकरी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, मुख्य न्यायाधीश भी थे। उनकी अध्यक्षता में 13 सदस्यों की केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। याद रखिए, बेरोजगारी 1960 के मामले में केशवानंद भारती 1973, इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें कहा है। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। बेरोजगारी मामले में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं, लेकिन केशवानंद भारती 13 साल बाद ही केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा दोस्तों। प्रस्तावना संविधान का भाग है, केशवानंद भारती वाले मामले में कहा, पर इसका मतलब प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है। ज़्यादा दिन दोस्तों नहीं, 1973 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। हमारी गवर्नमेंट अपने देर नहीं लगाई और 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही प्रस्तावना में संशोधन कर दिया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इस प्रस्तावना में संशोधन कर दिया और 3 शब्द जुड़े। यहाँ से दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन 100% मिलता है। समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द। समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द 42वां संविधान संशोधन 1946 के तहत हमारी संसद ने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े। यहीं से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं कई बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं कि समाजवादी शब्द प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया। इन 3 में से कोई एक दिया रहेगा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा रहेगा। इन 3 को छोड़ के जो दिया हो वही सही है। याद रखिएगा, 3 शब्द जुड़ गए। आज तक हमारी प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन। उसके बाद हमारी प्रस्तावना में आज तक संशोधन नहीं हुआ, लेकिन संशोधन किया जा सकता है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न क्वेश्चन पूछता है। 4-5 शब्द हैं प्रस्तावना में। क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित शब्द का क्या अर्थ है, यानी प्रभुता संपन्न या संप्रभुता का क्या अर्थ है। संप्रभुता का दोस्तों वही अर्थ है जो राष्ट्र या जो देश अपने आंतरिक और बाह्य मामलों के डिसीजन लेने का अधिकार रखता हो वो देश प्रभुता संपन्न है। यानी जो गुलामी की जंजीरों से मुक्त है वही प्रभुता संपन्न है। जो देश आंतरिक और बाह्य मामलों में डिसीजन लेने का अधिकार रखता है वो देश प्रभुता संपन्न है। याद है, फिर से एक बार दोहराता हूँ, वो बहु क्वेश्चन मिलेगा। प्रभुता संपन्न शब्द का अर्थ है जो हमारी प्रस्तावना में उल्लिखित है, जो देश अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने का अधिकार रखता है वो प्रभुता संपन्न कहलाता है। भारत 370 हटाएगा आंतरिक मामलों में, ये भारत डिसीजन लेगा, अमेरिका नहीं।
भारत बालाकोट पे स्ट्राइक करेगा। ये भारत की संसद, भारत की मंत्रिपरिषद, भारत की कैबिनेट डिसीजन लेगी, यूएनओ या अमेरिका नहीं। ओके, याद रखिएगा दोस्तों। अगला शब्द आता है धर्मनिरपेक्ष या पथ निरपेक्ष। पथ निरपेक्ष, इसका सीधा सा अर्थ है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य किसी धर्म का विरोधी नहीं है, राज्य किसी धर्म का विरोधी नहीं, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। आपका कोई धर्म नहीं है, क्या आप किसी धर्म के विरोधी हैं? बिल्कुल नहीं। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात राज्य किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, लेकिन राज्य किसी धर्म का विरोध भी नहीं करेगा। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। सीधा क्वेश्चन आएगा, प्रस्तावना में उल्लेखित धर्मनिरपेक्ष या पथ निरपेक्ष शब्द का मूल अर्थ क्या है? राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। खत्म बात दोस्तों, सॉल्व करिएगा। 7-8 बार क्वेश्चन आया है आपके विशेष लोक सेवा आयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणराज्य। हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। आया गणराज्य शब्द प्रस्तावना में। गणराज्य का अर्थ क्या है? अगर शब्द पे ध्यान दिया जाए तो गण में होता है जनता, राज्य में होता है शासन, जनता का शासन। अगर पूछे प्रस्तावना में उल्लेखित गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है और लिख दे जनता का शासन, और आप लोग सही मार्क चले आए, यकीन करिए दोस्तों आपका 100% क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 100% आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गणराज्य का मतलब होता है उस देश का प्रथम नागरिक, उस राष्ट्र का प्रथम नागरिक, यानी भारत का प्रथम नागरिक, अमेरिका का प्रथम नागरिक, ब्रिटेन का प्रथम नागरिक, जिस भी देश की बात हो, अगर उसका इलेक्शन होता है, निर्वाचन होता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, वो राज्य, वो देश गणराज्य या गणराज्य कहलाएगा, वो राष्ट्र गणराज्य होगा। ब्रिटेन गणराज्य नहीं, गणराज्य क्यों? महारानी का इलेक्शन होता है क्या? नहीं होता ना, इसलिए गणराज्य नहीं। भारत का प्रथम नागरिक, भारत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन होता है, बिल्कुल इलेक्शन होता है। हम अपने वोट से सांसदों को चुनते हैं, सांसद और विधायक मिला, हम अपने वोटों से, अपने मत से सांसद और विधायक चुनते हैं। सांसद और विधायक राष्ट्रपति के इलेक्शन करते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए भारत गणराज्य कहलाया कि नहीं कहलाया? यही बात है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है, हम भारत के लोग। बहुत बड़ा विस्तार है दोस्तों इस लोग में, इस शब्द में। हम भारत के 3 बार लोक सेवा आयोग ने क्वेश्चन पूछा है कि उद्देशिका या प्रस्तावना या प्रियम्बल का प्रारंभ कहाँ से होता है? इस शब्द से उद्देशिका, प्रस्तावना या प्रियम्बल का प्रारंभ होता है। हम भारत के लोग, और पूरी प्रस्तावना या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का केंद्र है ये शब्द दोस्तों, ये केंद्र है, यही स्रोत है संविधान का, यही सब कुछ है, यानी हम सब कुछ है, आप सब कुछ है, हम भारत के लोग। ओके, प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है? हम भारत के लोग। और कीजिएगा इस शब्द में। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना के बारे में कई विचारों के बहुत सारे मत हैं, हम उन मतों को देख लेते हैं। एक विचारक हैं के मुंशी साहब, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्य भी थे। उनका कहना है प्रस्तावना के मुंशी साहब, जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा जो बनी थी 389 सदस्य थे, उसमें ये सदस्य थे, और इनका कहना है कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। 2 बार क्वेश्चन आया दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है? कि मुंशी साहब टिक करिए, आपका आंसर सही। कई लोगों ने दोस्तों महात्मा गांधी टिक करके आ गए, या आप ही बताइए, उसमें ऑप्शन में महात्मा गांधी दिए थे। महात्मा गांधी नहीं होंगे। महात्मा गांधी आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान सभा के सदस्य थे? नहीं थे। हम लोग संविधान सभा जब पढ़ेंगे तब सब कुछ बताएंगे, संविधान कब लागू हुआ, संविधान को किसने बनाया, संविधान को किसने लिखा, संविधान सभा में कितने सदस्य थे, संविधान कितने दिन में बन के तैयार हुआ, हर एक चीज़ देखेंगे। संविधान सभा के बारे में किसके क्या मत थे, सब चीज़ देखेंगे। आज हम लोग प्रस्तावना की चर्चा कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। के मुंशी साहब ने कहा प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। नेक्स्ट, इस शख्सियत से आप अच्छी तरह से परिचित होंगे, ब्रांड एम्बेसडर है हमारे ये वर्तमान में।
कह सकते हैं। अम्बेडकर साहब, इन्होंने कहा प्रस्तावना एक पवित्र दस्तावेज है। प्रस्तावना एक पवित्र दस्तावेज है। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस विचारक किसने कहा है कि प्रस्तावना एक पवित्र दस्तावेज है? अम्बेडकर साहब ने। ओके, कोई प्रॉब्लम? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। अगर आप लोगों से दोस्तों पूछ ले प्रस्तावना संविधान की आत्मा है निम्नलिखित में से किसका मत है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 45% या 50% लोग अम्बेडकर साहब मार देंगे। याद रखिए, अम्बेडकर साहब ने प्रस्तावना संविधान की आत्मा इसको नहीं कहा, इसको आपने कहा है ठाकुर भार्गवदास जी ने। ठाकुर भार्गवदास जी ने कहा प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, लेकिन अम्बेडकर साहब ने क्या कहा? आर्टिकल 32 के बारे में कहा है। आर्टिकल 32 के बारे में अम्बेडकर साहब ने कहा प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। आर्टिकल 32 को अम्बेडकर साहब ने कहा है कि संविधान की आत्मा है, अनुच्छेद 32। ओके, क्योंकि वो अनुच्छेद जब हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छा अनुच्छेद है। उसमें निचले तबके के लोगों को भी न्यायालय तक जाने का अधिकार मिलता है। इसलिए अम्बेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को प्रस्तावना की आत्मा, वो संविधान की आत्मा कहा, लेकिन ठाकुर भार्गवदास जी ने कहा प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। याद रखिएगा, अंतर है दोनों में। अम्बेडकर साहब ने कहा आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है, ठाकुर भार्गवदास जी ने कहा प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण अय्यर जी ने कृष्ण अय्यर जी ने कहा कि प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। कृष्ण अय्यर जी ने कहा प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यानी कई दिनों से हम इसके बारे में सोचते रहे, सपने देखते रहे और आज ये आपके हमारे सामने है। ओके, आपको 2D पॉइंट बात याद रखनी है। प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये अय्यर जी का कहना है। ओके, 2 मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। आइए आगे बात करते हैं कश्यप साहब। इलाहाबाद में एक बहुत फेमस बुक है सुभाष कश्यप जी की, पॉलिटी की बुक आती है सुभाष कश्यप साहब की। बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं। सुभाष कश्यप साहब एक बहुत ही बड़े संविधान के ज्ञाता हैं। आप लोग उनको टीवी डिबेट में अधिकतर देखते रहते होंगे। उन्होंने कहा है कि प्रस्तावना आधार है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है, इन प्रस्तावना अगर नींव है तो संविधान उस पर खड़ा हुआ मंजिल है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन। प्रस्तावना आधार है, संविधान उस पर खड़ा हुआ अट्टालिका है। ओके, सुभाष कश्यप साहब ने कहा प्रस्तावना यदि आधार है तो संविधान उस पर खड़ा हुआ अट्टालिका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने इतनी सारी चीजें देख ली, संशोधन देख लिया, 42वां संविधान संशोधन, उसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए ये भी देख लिया। हम लोगों ने संविधान सभा के बारे वो प्रस्तावना के बारे में किसके क्या मत है ये भी देख लिया। हम लोगों ने समाजवादी पथ निरपेक्ष शब्द गणराज्य का मतलब क्या है, उसके अर्थ क्या है वो भी देख लिया। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से, वो भी देख लिया। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है वो भी देख लिया। अब आते हैं जो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, न्याय, जस्टिस।
आपसे दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया हमारी प्रस्तावना में कितनी प्रकार की न्याय का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख किया गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इन 3 न्यायों का उल्लेख किया गया हमारी प्रस्तावना में। याद रखिएगा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है। हमारी प्रस्तावना में सिर्फ 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख किया गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और इन तीनों शब्दों को हमने कहाँ से लिया है? रूस की क्रांति। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में दोस्तों, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रस्तावना में उल्लेखित किया गया और उसको हमने लिया कहाँ है? रूस की क्रांति से। और दोस्तों घूम फिरा के क्वेश्चन आपसे यहीं से ही पूछता है कि प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख और कहाँ किया गया है? 3 ही शब्दों का उल्लेख आपका DPSP। DPSP में भी किया गया है। DPSP क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से जब इनके हम पढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे DPSP पे। अनुच्छेद 38 इन तीनों के बारे में गहन अध्ययन कराता है। विस्तृत व्याख्या की गई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आर्टिकल 38 में, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सीधा क्वेश्चन पूछता है आपसे, प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख और कहाँ किया गया? संविधान में, DPSP में। प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को हमने कहाँ से लिया? रूस की क्रांति, जो कि 1917 में हुई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहीं से आपके हूबहू क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे होंगे तो मेरा वादा है कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं स्वतंत्रता, फ्रीडम। इसमें हमें 5 स्वतंत्रताएं देखनी दोस्तों। पहली है विचार, दूसरा है अभिव्यक्ति, लिखावट पे ना जाइएगा दोस्तों, आप मेरी बात को सुनते रहिएगा बस। विचार, अभिव्यक्ति, तीसरा है धर्म, चौथा है विश्वास और 5वां है उपासना। ओके, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि हमारी प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? 1 2 3 4 5 इज राइट आंसर। याद रखिएगा, हमारी प्रस्तावना में, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? 5। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता को उल्लेख किया गया है। अगर आप याद रखें, गारंटी के साथ आपका हूबहू क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से, प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता को उल्लेख नहीं किया गया? आपको ऑप्शन देगा। धार्मिक स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की है, उपासना की स्वतंत्रता है, और अगर और कोई आपकी स्वतंत्रता दे देता है, आप उसको टिक करके आप आंसर सही कर सकते हैं। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, 5 प्रकार की स्वतंत्रता को उल्लेख है: विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे होंगे तो वादा है मेरा आपसे, प्रस्तावना से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता। इन 3 चीजों का, 3 शब्द हमने लिया अपनी प्रस्तावना में, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। ये तीनों शब्द हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस की क्रांति। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आया है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, तीनों शब्दों को हमने कहाँ से लिया? फ्रांस की क्रांति। कई बार क्वेश्चन ये भी आया है दोस्तों कि फ्रांस की क्रांति हुई कब थी? 1889। टिक करिए, टू द पॉइंट बात करनी है।
डिटेल्स है। अगर आप कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान देंगे तो हूबहू क्वेश्चन पूछता है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता शब्द को हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस की क्रांति 1979। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने प्रस्तावना के बारे में गहन अध्ययन कर लिया है। अब मेरा आप लोगों से वादा है, आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को लेके किसी भी, अगर आपके पास घटना चक्र हो जिसमें IAS PCS RO समीक्षा अधिकारी अदर स्टेट PCS के एग्जाम दिए, क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं, आप उसमें प्रस्तावना में जाके सॉल्व कीजिएगा। आपके 100% दोस्तों 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, मेरा वादा है। मैं आपसे विदा चाहता हूँ दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर, हर जगह शेयर कीजिए। जहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं पहुँचाइए। हमारा नया यूट्यूब चैनल है और हम आप लोगों के सामने, हमारा आपसे वादा है, अच्छी चीज़ें हम आपको सामने प्रस्तुत करते रहेंगे, लाते रहेंगे, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और क्वालिटी में आपसे मेरा वादा है कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में, स्टेट PCS तक के एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होने दूँगा, ये मेरा आपसे दोस्तों वादा है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।